इस टॉपिक को हम पिछले वीडियो में यहीं से ख़त्म किए थे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या कहलाते हैं। अच्छा, जैसा कि बताया गया था आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात किया गया था। तो इसी बॉन्ड के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कौन सा यौगिक संतृप्त होता है और कौन सा यौगिक असंतृप्त होता है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यह जो होता है सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक जो भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक संतृप्त यौगिक होते हैं। ठीक है, और डबल बॉन्ड वाले जो यौगिक होते हैं वह असंतृप्त होते हैं। ठीक है, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक, अगर बात किया जाए ट्रिपल बॉन्ड का, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले भी जो यौगिक होते हैं वह भी असंतृप्त यौगिक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिखा गया है C2, कितने कार्बन की मात्रा है C2H6। देखिए 2 2 4 2 6, हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 6 है। मतलब इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगे होने के कारण हम इसे संतृप्त संतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, संतृप्त यौगिक कहते हैं। कार्बन की इसमें जो मात्रा है वो 2 होती है। 2 कार्बन मात्रा वाले यौगिक को क्या कहते हैं, में एथेन कहते हैं। एथेन कहलाता है। ठीक है, यह एथेन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक आबंध से जुड़े कार्बनिक परमाणु होते हैं। ठीक है, यह भी संतृप्त यौगिक है। ठीक ना, कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतृप्त रहती है। एक संयोजकता क्या होती है, मतलब एक जो संयोजकता होती है वो असंतृप्त होती है। तभी संतुष्ट किया जा सकता है कि जब दो कार्बन के बीच द्विआबंध से जुड़ता है, तो इस प्रकार से जुड़े हुए द्विआबंध वाले क्या यौगिक क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, या असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर एक लाइन देखिए, प्रति कार्बन परमाणुओं की एक संयोजकता असंतृप्त है। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन हम जानते हैं कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। तो लेकिन इस वाले कार्बन में हमारे 3 संयोजकताएं ही कंप्लीट हो रही, 1 2 3। जहाँ संयोजकताएं कंप्लीट नहीं हो पाती हैं वहाँ पर जो यौगिक बनता है वह असंतृप्त यौगिक बनता है। जहाँ पर संयोजकताएं कंप्लीट हो जाती हैं वह संतृप्त यौगिक कहलाता है। ठीक है, परिभाषा के हिसाब से आप समझ लीजिए। हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक यौगिक का जो सूत्र होता है C2N2 है। ठीक है, हम जानते हैं कि C2H जो 4 होता है और C2H6 होते हैं। इस तरह से कार्बन के परमाणुओं की संख्या और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या जो बदलती है उनका नाम भी बदल जाते हैं। ठीक है, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन, किसी यौगिक में कार्बन की जो मात्रा होती है उनके नाम परिवर्तन विशेष पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए इन ये सब नाम परिवर्तन हम अगले पॉइंट की तरफ देखेंगे। सबसे पहले इधर हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार द्विआबंध और त्रिआबंध वाले कार्बन यौगिक को कार्बन यौगिक कहते हैं। को कौन सा कार्बन यौगिक कहलाता है, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तथा ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, क्यों, यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ दिया है, यहाँ पर असंतृप्त होना चाहिए। मतलब द्वि कार्बन बॉन्ड वाले और त्रि कार्बन बॉन्ड वाले को हम असंतृप्त कहते हैं। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड वाले को हम संतृप्त कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। और यहाँ पर एक इनका विशेष गुण होता है कि जो असंतृप्त यौगिक वाले होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और ये कम क्रियाशील होते हैं। चलिए देख लेते हैं श्रृंखलन, शाखाएं और वलय। श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन की जो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो श्रृंखलन कहलाते हैं। और शाखाएं क्या होती हैं, कार्बन से जुड़े हुए अन्य कार्बन को ही हम श्रृंखलन का शाखाएं कहते हैं। वलय क्या होता है कि इस प्रकार से अगर कोई संरचना बन रही है, आपस में जुड़ रही है, ठीक है, वह वलय वाली संरचना कहलाती है। ठीक, अच्छा, अब सबसे पहले हम नाम पद्धति की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार के देखिए यहाँ पर लिखा गया है CH4।
CH4 जिसे हम मेथेन कहते हैं। मेथेन सबसे बड़ी ज़रूरत इन्हीं सब की पड़ती है इस नामकरण वाली पद्धति में, ठीक है। तो जो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से जुड़े हुए अगर हैं तो उन्हें मेथेन का नाम देते हैं। अगर 2 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो उसे हम एथेन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सब को निकालने का एक फार्मूला होता है CnH2n+2, या फिर होता है एक फार्मूला होता है CnH2n। दूसरा फार्मूला होता है CnH2n-2। देखिए इसमें क्या होता है, यह N समूह जुड़ता है, इसमें इन समूह जुड़ता है और इसमें आइन समूह जुड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेथेन नाम के हिसाब से क्या दिख रहा है, एन, इसको हम एन समूह बोलते हैं। इसमें भी एन जुड़ा है, इसमें भी एन जुड़ा है, इसमें भी एन है, मतलब सब में एन जुड़ा है। तो एन वाला फार्मूला लागू हो रहा है। कैसे? अगर हम कार्बन की 2 ले रहे हैं मात्रा, ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूले पर रखिए, एन वाले समूह में फार्मूले पर अगर हम रख रहे हैं तो कार्बन का 2 मात्रा और हाइड्रोजन की जो मात्रा होगी, हाइड्रोजन की मात्रा होगी वो दुना 2 ज़्यादा होगी। मतलब अगर कार्बन की 2 है तो दुना 2 का दुना 4 और 2 ज़्यादा मतलब 6। इस प्रकार की जो संरचना बन रही है ये वाले, मतलब ये फार्मूले को भी लागू करिए। अच्छा, इस वाले फार्मूले को अगर देखें तो 3 का दुना कितना होगा, कार्बन की संख्या अगर 3 है तो इस फार्मूले पर चलते हैं तो 3 का दुना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, मतलब C3H8। यह प्रोपेन को डिनोट करेगा। एक फार्मूले की तरह याद कर ले, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। मतलब एक कार्बन वाला समूह, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, ये सब इस नाम के हिसाब से हम याद कर लेते हैं। मतलब एक कार्बन है तो मेथेन होगा, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन। इस तरह से हम नाम कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनका ये फार्मूला है, CH4 मेथेन का है, C2H6 एथेन का होता है, 36H8 प्रोपेन का, ब्यूटेन का, C4H10 होता है। इसी तरह से यह है। और यहाँ पर जो संख्याएं दी गई, ये वाली जो संरचना दी गई, इसे हम कहते हैं संरचना फार्मूला या संरचना सूत्र। मतलब कार्बन अगर CH4 है तो मतलब कह रहा है कि कार्बन को अगर कार्बन 1 है तो काम जानते हैं, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन भी दिया है तो हम 4 हाइड्रोजन को उसके बाहरी इलेक्ट्रॉनों से जोड़ देंगे। अगर C2H6 है तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 2 कार्बन को बना लेते हैं। 2 कार्बन बोला है तो 2 कार्बन को लिख देंगे। और हम जानते हैं कि इसके बाहरी हिस्से से हम 4 शाखाएं निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब 6 हाइड्रोजन को हम जोड़िए, यहाँ पे 3 इसमें हो गया और 3 इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कार्बन की चारों संयोजकता भी कंप्लीट हो गई। और इस तरह से अगर C2H6 है तो हम उसको एथेन नाम देते हैं। उसी तरह से यह देखिए, इसमें 3 कार्बन और उससे जुड़े हुए 8 हाइड्रोजन, इसमें 4 कार्बन और उससे जुड़े हुए 10 हाइड्रोजन, इसमें 5 कार्बन उससे जुड़े हुए 12 हाइड्रोजन। इसी तरह से इनकी संरचनाएं बनती हैं, ठीक है। आसान है यह जो समूह है आसान है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संरचना बन रही है, केवल सिंगल बॉन्ड से एक श्रृंखला बन रही है तो उसे हम श्रृंखलाएं कहते हैं। अगर ये शाखाएं बन रही है, मतलब देखिए एक कार्बन से अलग बन रहा है अलग, तो यह हो जाएगी शाखाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसको हम श्रृंखला कहते हैं, श्रृंखला बढ़ती जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कार्बन की जो समूह होते हैं जुड़ते जाते हैं। देखिए ये वाली क्या है, ये कहलाती है, ये श्रृंखलाएं कह सकते हैं। ये क्या है, श्रृंखलाएं। अगर एक कार्बन इस तरह से कोई चीज़ बना हुआ है तो वो हो जाती है शाखाएं। मतलब इस कार्बन से अगर भी कोई कार्बन जुड़ गया है तो उसे हम शाखाएं कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यह डिनोट करता हमें श्रृंखला को डिनोट करता है, श्रृंखला को डिनोट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, शाखाएं को डिनोट करता है, शाखाओं को, ठीक है। अच्छा, यह वाले देखिए, यह जो कार्बन का समूह हम पहले ही स्ट्रक्चर बनाए भी थे आपके सामने इस तरह से, तो यह हमें वलय को डिनोट करता है। इस प्रकार का अगर कोई संरचना होती है तो वलय संरचना कहते हैं, ठीक है।
जैसे नाम सुना होगा C6H6 बेंजीन जिसका नाम दिया जाता है। बेंजीन का जो संरचना सूत्र होती है इसी तरह से बनती है। ठीक है, यहाँ पर बनाया भी गया है बेंजीन का संरचना सूत्र। ठीक है, अच्छा, मुझसे दोस्ती करेंगे इसका मतलब ये करा है कि कार्बन के जो चतुर्मुखी संयोजन की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, तो कार्बन अब स्वतंत्र रूप से अपने पर्यावरण में नहीं रहता है। ठीक है, वह अनेक तत्वों से दोस्ती करना, संयोग करने की उम्मीद में रहता है। अब देखें तो कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि ऐसे तत्वों के साथ जुड़ करके एक श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखिए, यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन को हटाने वाले जो है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है। तो उस कंडीशन में यह होता है कि इसी प्रकार कार्बन से अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि ऐसे तत्व जुड़ते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन तत्व या हैलो एल्केन कहा जाता है। तो क्लोरीन से क्लोरो, आयोडीन से ब्रोमीन से ब्रोमो, आयोडीन से आयोडो नाम जुड़ता है। ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है वह होता है OH। ठीक है, OH अगर बात किया जाए तो एल्कोहल जो होता है OH को दर्शाता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का होता है CHO, लेकिन इसका जो एल्डिहाइड का जो संरचना होती है इस तरह की होती है, कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, कीटोन की जो फार्मूला होता है CO होता है, जिसे डबल बॉन्ड के साथ O जोड़ दिया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात किया जाए तो COOH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको हम संरचना के रूप में लिखें तो COH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का नाम दिया जाता है। ठीक है, सजाती श्रेणी की बात किया जाए तो जिसमें सजाती श्रेणी क्या होता है, जिसमें केवल एक ही प्रकार के तत्व जुड़े रहते हैं, उन्हें सजाती श्रेणी कहते हैं। अच्छा, आगे देखें तो यहाँ पर जिस प्रकार से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब जो श्रृंखलाएं हैं, वे सब श्रृंखलाएं एक सजाती श्रेणी को डिनोट करती है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं तो कार्बन के यौगिकों की जो नाम पद्धति होती है। अभी हम पीछे बताए थे मेथेन, एथेन, प्रोपेन का जो किस तरह से हम नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, हमें याद करना होगा कि सिंगल कार्बन के साथ क्या नाम होता है, डबल कार्बन क्या होता है, ट्रिपल कार्बन के साथ क्या नाम होता है। अगर उन सब चीज़ों को नाम याद रखे रहेंगे तो क्या होता है उस कंडीशन में कि हम आसानी से पहचान पाएंगे और उनका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या सबसे पहले ज्ञात किया जाती है। कब? जब उनका नाम पद्धति निकाली जाती है तब। नाम पद्धति निकालते समय सबसे पहले यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जाती है, और दूसरा क्या किया जाता है कि उसके साथ जुड़े हुए पूर्वलग्न या फिर अनुलग्न के साथ यौगिकों के नाम को भी दर्शाया जाता है। अगर ब्रोमीन है, Br जुड़ा है तो ब्रोमो नाम दर्शाया जाता है, Cl दर्शाया है तो क्लोरो नाम दिया जाता है। इस तरह से उनके नाम को भी दर्शाया जाता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है कि उनका जो प्रक्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होता है वह अनुलग्न AEIOU से प्रारंभ होता है। ठीक है, नाम करते समय उनके अंत में ई को हटा दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर दिखा गया अगर प्रोपेन लिखा गया है तो अगर हम प्रोपेन लिखेंगे तो इन ई को हटा करके उसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन लिखते समय जो प्रोपेन होता है, जो ई लगा होता है, उसको हटा करके हम उसके बाद ओन को जोड़ देते हैं तो वह बन जाता है प्रोपेओन बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से प्रोपाइन बन सकता है, मेथाइन बन सकता है। ठीक है, एल्कोहल में एलऑल हो सकता है, प्रोपेनॉल हो सकता है, ई वाला जो हिस्सा है वो हट सकता है। ठीक है, अच्छा, कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति की बात करें। ठीक है, नाम पद्धति में देखिए क्या होता है कि हैलोजन, हैलोजन के साथ जैसे क्लोरो,
ब्रोमो। मतलब अगर Cl जुड़ा है तो क्लोरो लिखा जाएगा, अगर Br जुड़ा है तो ब्रोमो लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन की 3 श्रृंखला है। 3 श्रृंखला में क्या होता है कि यह प्रोपेन को दर्शाता, सॉरी क्लोरो को दर्शाता है, क्लोरो नहीं प्रोपेन को दर्शाता है। ठीक है, ये तो प्रोपेन को दर्शा रहा है, 3 श्रृंखला किसको दर्शाता है, प्रोपेन को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा है। तो क्लोरीन वाला जो हिस्सा है किस चीज़ को नाम देगा, क्लोरो, उसको साथ हम क्या जोड़ देंगे, क्लोरो। अब उसका नाम लिखेंगे तो वो आ जाएगा क्लोरोप्रोपेन। जो तत्व जुड़ा है उसका जो अनुलग्न होता है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अगर ब्रोमीन जुड़ा है, Br जुड़ा है तो ब्रोमो नाम देंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोमेथेन, मेथेन। ठीक है, इस तरह से हम नाम कर सकते हैं। कब, इसको हम हैलोजन समूह कहते हैं। हैलोजन समूह के अंतर्गत ब्रोमीन और आयोडीन और क्लोरीन आदि तत्व जुड़ते हैं। ठीक ना। अच्छा, एल्कोहल की बात किया जाए तो एल्कोहल का फार्मूला हम बताए थे OH। एल्कोहल वाले फार्मूले में क्या जुड़ता है, ऑल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ऑल जुड़ता है। ठीक है, अच्छा ऑल वाले कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो ऑल होता है वो लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, लास्ट में जुड़ने की कंडीशन में ये होता है कि सबसे पहले हम नामकरण की पद्धति के अनुसार जो नियम बताए थे, सबसे पहले कार्बन श्रृंखलाओं का जो कार्बन की मात्रा है उनको याद निकालते हैं। तो कार्बन की यहाँ पे 3 मात्रा है। कार्बन की त्रिंग मात्रा जो होती है वो प्रोपेन को बताती है, प्रोपेन को। ठीक है, अच्छा प्रोपेन के साथ क्या जुड़ा है, एल्कोहल जुड़ा है। यहाँ पे देखिए एल्कोहल जुड़ा है OH। तो एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है वो होता है आल। क्या होता है, आल होता है। अब आल को लिखते समय, पूरे नाम कंप्लीट करते समय इसको हम लिख सकते हैं प्रोपेनॉल। देखिए इसमें आल भी जुड़ गया और प्रोपेन भी जुड़ गया। अगर हमारा एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है तो इस तरह से हम नाम का पद्धति का नामकरण करते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में अल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है। जैसे यहाँ पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यहाँ पर नाम हो गया प्रोपे, लास्ट में जोड़ देंगे अल, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, और उसी में है वन जुड़ता है। कब, जब कीटोन होता है तो वन जुड़ता है, कीटोन। कीटोन वाली कंडीशन में हम ओन को जोड़ लेंगे। ठीक है, ओन वाले में क्या होता है कि देखिए इसमें एल्डिहाइड जुड़ती है। हम पहले ही बताया था कि C डबल बॉन्ड O से जो जुड़ता है वो कीटोन होता है। ओन जुड़ जाएगा, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से प्रोपेन बनता है और उसमें ओन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेनोन बन जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल OH बॉन्ड में क्या होता है कि बताए थे कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H के साथ जुड़ता है। ठीक है, OH साथ। तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है तो वो भी हो जाएगा प्रोपेन, लेकिन लास्ट में क्या जुड़ेगा, ओइक एसिड। कौन सा एसिड, ओइक एसिड। जैसे प्रोपेनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड आदि ये सब एसिड जुड़ती हैं। ठीक है, उसी तरह एल्कीन है तो एल्कीन में इन जुड़ता है, प्रोपीन। उसी तरह एल्काइन है तो एल्काइन जुड़ता है। ठीक है, ठीक है, मतलब एल्कीन समूह में इन जुड़ता है और एल्काइन समूह में आइन जुड़ता है। ठीक है, और विशेष जानकारी के लिए आप अगर कमेंट करेंगे तो हम ये वाले समूह को विस्तृत रूप से एक और वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, मतलब किस तरह से मेथेन, एथेन, मेथाइन, ओथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन इस तरह का नामकरण किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस अध्याय में जितना दिया गया बेसिक हिसाब से हम उतना ही पढ़ा रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है कि कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म लिखिए। ठीक है, तो देखिए पहला है दहन प्रक्रिया। मतलब कार्बन अगर जलता है, दहन करता है तो क्या बनता है, हम बताए हैं दहन की प्रक्रिया में हमेशा ऑक्सीजन यूज होती है। मतलब कार्बन को ऑक्सीजन से हम मेल करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलती है। ठीक, और क्या निकलता है, उष्मा निकलती है और प्रकाश निकलता है। यह एक उष्मा क्षेपीय प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगले समीकरण को देखें तो अच्छा का मेथेन, मेथेन अगर
मीथेन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और उष्मा प्रकाश निकलती है। CNG का नाम सुना होगा, CNG का, ठीक है। उसमें जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, ठीक। CNG के साथ एक होती है बायोगैस, ठीक है। बायोगैस में भी जो मीथेन होता है वह मुख्य घटक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन, इसका नाम किया जाए तो कार्बन 1, कार्बन 2, मतलब 2 कार्बन को एथेन कहते हैं। एथेन में क्या जुड़ा है, ऑन जुड़ा है। एल्कोहल जुड़ा है तो आल हो जाएगा, मेथनॉल, इसका नाम हो जाएगा मेथनॉल नहीं, एथेनॉल, ठीक है। एथनॉल है। एथनॉल को अगर हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऊष्मा प्रकाश निकलता है। मतलब ये कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक को अगर हम दहन प्रक्रिया में यूज करते हैं तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे ज़्यादा निकलती है, ठीक है। ऊष्मा प्रकाश तो निकलता है, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। अगर एन समूह को जलाया जाए तो उसमें पानी भी निकलता है। अगर प्योर कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ही बनाता है, ठीक है। आगे देखिए, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला जलेगी। मतलब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, मतलब जैसे CH4 की बात किया जाए, C2S6 की बात किया जाए, इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इनको हम जलाते हैं तो वह स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेगी। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर। उसी प्रकार असंतृप्त जो कार्बन यौगिक होते हैं वे जब जलते हैं ना तो अत्यधिक मात्रा में धुएं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो संयोजकताएं होती हैं कंप्लीट नहीं होती हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाता है तो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं और बहुत कम मात्रा में धुआं निकलता है। समझ लीजिए कि धुआं ही नहीं निकलता। जैसे ब्यूटेन और प्रोपेन आप देखे हैं कि एलपीजी गैस में जो यूज होते हैं उनके अंदर धुआं नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वे संतृप्त घरेलू रसोई जो सिलेंडर होता है, जब उनको जलाया जाता है तो आप देखे होंगे कि धुआं की बहुत कम मात्रा निकलती है। अगर उसमें धुआं निकल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वह मिलावटी है। अगर नहीं निकल रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह शुद्ध है और वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से है, ठीक ना। अगर असंतृप्त की कंडीशन में होगा, मतलब मिलावटी कंडीशन में होगा, जिनकी संयोजकताएं कंप्लीट नहीं होगी, उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर उनको हम जलाएंगे तो काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है। अच्छा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो तो क्रियाकलाप की बात कर रहा है। वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी कर्जली ज्वाला निकलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें वायु की जो आपूर्ति है नहीं मिल पाएगी, मतलब अगर मीथेन को अगर जला रहे हैं, अगर ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो सही ढंग से जल नहीं पाएगा, सही तरीके से जल नहीं पाएगा। मतलब जो उसका दहन होगा अपूर्ण होगा। अपूर्ण वाली कंडीशन में क्या होता है कि वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वह भी काला धुआं देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा गैस रसोई का जो बर्नर है उसको हम साफ करते हैं, ताकि हवा का जो प्रवाह है अच्छे से हो सके और अच्छी आंच मिल सके। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस केरोसिन स्टोव को वायु के लिए छिद्र होता है। अच्छा, इन सब परिस्थितियों में क्या होता है कि स्टोव में वायु के लिए छिद्र बनाए जाते हैं। अगर ये छिद्र सही ढंग से खुले नहीं होंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन की अच्छी आपूर्ति के लिए, समृद्ध मिश्रण के लिए, मतलब अच्छी आपूर्ति के लिए क्या करते हैं कि छिद्र को हम साफ कर देते हैं, ठीक है। जब छिद्र को साफ कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल करके जलती है, ठीक है, जिसके कारण स्वच्छ नीली ज्वाला देती है, ठीक है। और बर्तन भी हमारा काले नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वायु की रुद्र अवस्था में क्या होता है कि ईंधन भी खत्म होता है और काली भी निकलती है, प्रदूषण भी बढ़ता है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों को कुछ मात्रा में नाइट्रोजन सल्फर भी होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी बन जाते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सब नुकसान होते हैं, ठीक। इनके दहन के परिणाम स्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आगे देखें, ऑक्सीकरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, हम पहले भी बताए थे कि जब किसी भी रिएक्शन में, कि जब किसी भी समीकरण में, जब
ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर CH3 जो है, CH3 ऑक्सीजन से अभी जुड़ा नहीं है। ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद यहाँ पर देखिए उनमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है बढ़ जा रही है। ठीक है, बढ़ जा रही है। जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसका मतलब कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में ही आपको जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए कुछ पदार्थों में जब पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है तो इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। जो ऑक्सीजन देता है, इसके पास जा रही है ऑक्सीजन ना, यह जो दे रहा है वो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। और जो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, वह हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, संकलन अभिक्रिया क्या होती है? संकलन अभिक्रिया क्या होता है? पोलोडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं, जिन्हें उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, जिनके कारण अभिक्रिया की गति परिवर्तित हो जाती है। उत्प्रेरक क्या कहलाता है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रिएक्शन की गति को कम या ज़्यादा कर देते हैं। कम या ज़्यादा कर देते हैं, वो होते हैं उत्प्रेरक। मतलब उनकी गति को प्रभावित करते हैं, उन्हें रिएक्शन होने की जो तीव्रता होती है उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ उत्प्रेरकों की सहायता से हम क्या करते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखने की कंडीशन में क्या होता है कि C2RR, ये दो देख रहे हैं ना, ये वाली जो कंडीशन है आर किसको डिनोट कर रहा है? ठीक है, आर ऐसे पदार्थों को डिनोट कर रहा है जो असंतृप्त कंडीशन में होते हैं। असंतृप्त कंडीशन में होने के, देखिए यहाँ पर जो श्रृंखला बनाई गई है डबल बांड के साथ बनाई गई है। डबल बांड वाले जो यौगिक होते हैं वो असंतृप्त होते हैं, यह तो आपको बताया गया ही था। ठीक है, और संतृप्त होते हैं। और जब उत्प्रेरक की सहायता से निकेल H2 होता है, निकेल Ni होता है, ठीक, ऐसे इनकी सहायता से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर कार्बन की चारों संयुक्ताएं कंप्लीट है, कार्बन की चारों संयुक्ताएं कंप्लीट है, साथ ही साथ यहाँ पर एकल बांड है। कौन सा बांड है? एकल बांड भी है। एकल बांड की कंडीशन में वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि जब कोई भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है, उस कंडीशन में वहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर CH4 Cl2 क्या होता है? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर इनको हम रिएक्शन कराया जाए तो CH2Cl और HCl बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है, यहाँ पर देखिए CH4 में क्लोरीन नहीं था, लेकिन क्लोरीन क्या कि एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक क्लोरीन मिलकर के HCl बन जाता है। मतलब हाइड्रोजन को हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मतलब एक तत्व को हटाने की प्रक्रिया ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में बात करें, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल के बात है। ये अम्ल होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ओइक जुड़ता है, वो अम्ल के साथ रहता है। ठीक है, अम्ल भी जुड़ता है उसके साथ साथ। ठीक है, आगे देखो एथेनॉल के गुण के। एथेनॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एथेनॉल के बारे में अगर देखें तो एथेनॉल कमरे के तापमान द्रव अवस्था में होता है। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल मतलब शराब। मतलब शराब में सबसे ज़्यादा अगर नशीली पदार्थ की अगर मात्रा बोली जाए तो वो एल्कोहल की होती है। ठीक है, किसी भी शराब में अगर एल्कोहल की जितनी अधिक मात्रा होगी वह उतना ही ज़्यादा नशीला पदार्थ होगा। ठीक है, आगे देखें, एल्कोहल एक अच्छा विलायक है। मतलब एल्कोहल के अंदर अगर कोई भी पदार्थ को हम घोलते हैं तो आसानी से घुलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, अटानिक आदि के रूप में करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी अगर आयोडीन हम मतलब कोई भी अगर मेडिसिन घोलने का प्रयास करते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है, साथ ही साथ वह पदार्थ सुरक्षित भी रहता है। इस कारण से हम खास करके इन सब चीज़ों में एल्कोहल का उपयोग करते हैं। ठीक है, एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल को थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। मतलब तनु
एथेनॉल का मतलब होता है हल्का सा एथेनॉल, अगर थोड़ी सी मात्रा में बेली लिया जाता है वो नशा देने लगता है। तो सोचिए तनु एथेनॉल अगर इतना नशा कर सकता है तो सांद्र एथेनॉल क्या कर सकता है। ठीक है, ठीक है। हालांकि एल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर ये चल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं, आप अच्छी तरह से परिचित हैं तो एल्कोहल से। लेकिन शुद्ध एथेनॉल की जो थोड़ी सी भी मात्रा वो घातक सिद्ध हो सकती है, जानलेवा सिद्ध हो सकती है, ये तो अभी बताया। काफ़ी समय से एल्कोहल का सेवन करना स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को जन्म देना स्टार्ट कर देती है। एल्कोहल लेना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एथेनॉल की अभिक्रिया की बात किया जाए तो एथेनॉल को अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। ठीक है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को छोड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ एथेनॉल सोडियोक्साइड बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा दूसरा पदार्थ धातु को अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बना सकता है? हाँ, कोई भी अगर एल्कोहल है, अगर सोडियम के अलावा अगर कोई धातु, किसी भी धातु की हम उपयोग करते हैं, वो रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को ही छोड़ता है। आगे देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया लगभग 443 केल्विन पर होती है। ठीक है, एथेनॉल को अधिकतर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाए तो एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर के एथीन बन जाता है। एथीन कैसे बनता है? एथीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया जाता है। एथेनॉल का और सल्फ्यूरिक अम्ल का बहुत ही उच्च ताप पर रिएक्शन कराया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एथीन बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म के बारे में। तो एथेनॉइक अम्ल क्या होता है? एथेनॉइक अम्ल को साधारण एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का ही एक भाग होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप कि एथेनॉइक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे सिरका हुआ, सिरका आदि ऐसे पदार्थों में यह पाया जाता है। ठीक है, एथेनॉल का उपयोग या फिर एसिटिक अम्ल का जो उपयोग होता है वह अचार को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शुद्ध एथेनॉल अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। ठंडी जगहों पर अगर इसको रख दिया जाए तो शीत के दिनों में यह जम जाता है। ठीक है, आगे देखिए जाए एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, एस्टर अभिक्रिया, यह इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इसको याद कर लीजिए कि एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एथेनॉल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एस्टर किसकी वजह से होते हैं? एथेनॉल की अभिक्रिया से निर्मित हो रहे एथेनॉइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। ध्यान रखिए, एथेनॉइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल मतलब शुद्ध एथेनॉल से एस्टर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एथेनॉइक अम्ल एस्टर अम्ल जब रिएक्शन कराया जाता है तो एस्टर बनता है। ठीक है, और पानी निकलता है। ठीक है, एस्टर की गंध बहुत मृदुल होती है, मतलब हल्की हल्की गंध होती है। इनका उपयोग इत्र बनाने में या स्वाद को उत्पन्न करने के कारकों में प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जब एस्टर पुनः एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सोडियम लवण बनाता है, मतलब एस्टर, बात किया जाए एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक लंबी श्रृंखला वाला लवण बनते हैं, जिसे हम साबुन कहते हैं, या फिर इस प्रकार की अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, साबुनीकरण देखिए क्या होता है? एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मिलाया जाता है तो साबुनीकरण बनता है। क्षार के साथ अभिक्रिया किया जाता है खनिज अम्ल की भौतिक एथेनॉल अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। यह क्या होता है? ठीक है, इस प्रकार से आप इन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक आध दो बार, न समझ में आए तो इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? एथेनॉल जब कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है। ध्यान रखिए, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। यह चीज़ हम पहले लेसन के वीडियो में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं? साबुन और अपमार्जक, ठीक है, अभी बताया गया था एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल को अगर मिलाया जाता है तो एक प्रकार का जो कार्बोनेट बनता है वह होता है साबुन बनता है। साबुन बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तैलीय होते हैं। क्या तैलीय होते हैं? ये जो होते हैं जो
मैल होते हैं, मैल मैल यहाँ पर एक पॉइंट कट गया है। मैल जो होते हैं तैलीय होते हैं। जो आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। मैल तेल और पानी में अघुलनशील होते हैं। साबुन के साथ और लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन होते हैं, अभी बताया गया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि साबुन का प्रकार साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करता है। इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है, यह तेल की बूंदें हैं और आसपास जो होते हैं, ये जो अणु दिख रहा है, सोडियम के जो आयन होते हैं वो चिपक जाते हैं, मतलब इनको खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे मिशेल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार से एक इमल्सन बनता है। इमल्सन की वजह से क्या होता है कि मैल पानी से बाहर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया होगा कि झाग बहुत मुश्किल से बन रहा है? क्यों झाग बहुत मुश्किल से बनता है? तो आगे देखिए, शरीर के कुछ धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रहता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल से उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो साबुन होता है वो ज़्यादा झाग नहीं बना पाता है। ठीक है, क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि हमारे बॉडी के ऊपर क्या होता है कि कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण अभी होते हैं जो साबुन से अभिक्रिया कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार की यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर समस्याओं को निपटारा किया जा सकता है। मतलब इस प्रकार के यौगिकों का या अपमार्जकों का उपयोग करके इन समस्याओं को हटाया जा सकता है। ठीक है, अपमार्जक समांतर लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल एक लंबी श्रृंखला कार्बन वाले अमोनियम लवण होते हैं। ठीक है, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इस प्रकार से यह अपमार्जक के बारे में परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा जल्दीबाजी होने के कारण हम ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाए, लेकिन ध्यान रखिए कि जो ये टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध बार आप फिर से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद न समझ में आए तो बताइएगा, हम उस पर अच्छे से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार यह लेसन आपका ख़त्म होता है।